नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बांबू, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी, 2 बार नेट जेआरएफ, 52 रैंक से और 66 रैंक से, इसके साथ में 2 सरकारी नौकरी का अनुभव, 1 बार जूनियर केमिस्ट 6ठी रैंक से और 1 बार जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2री रैंक से सिलेक्शन लेने का अनुभव। इसके साथ में ही 2 बार आरपीएससी में इंटरव्यू देने का भी अनुभव, 1 बार अपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का और 1 बार आरपीएससी एसीएफ अफारो का। आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहा था कि सर एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसके अंदर संपूर्ण रणनीति हो। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में अपनी विज्ञप्ति से लेके प्रभावी तैयारी कैसे करें, कैसे हमारा सिलेक्शन हो, उन सब के बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। ये जो विद्यार्थी जो सीरियस विद्यार्थी है उनके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक पॉइंट को मैंने बड़े ध्यान से समझाया है और प्रत्येक पॉइंट को मैंने कंसीडर करा है कि आप जब तैयारी करोगे तो आपको कौन कौन सी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा। उन सभी समस्याओं को मैं साथ में लेके चलूंगा इसमें। तो हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट की बारे में, विज्ञप्ति के बारे में। देखो, सबसे पहले तो इसकी अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है, इसकी विज्ञप्ति नहीं आई है। इसकी विज्ञप्ति जल्दी आने वाली है, अभी जल्दी आने वाली है। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, इसकी विज्ञप्ति में आपका लिखा होगा इसकी जो फॉर्म भरने की जो मिनिमम एज है वो 18 साल होती है। फॉर्म भरने की मिनिमम एज 18 साल होती है। ये 2026 के हिसाब से काउंट होगी। 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल के कंप्लीट हो चुके हो तो आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ में ही पदों की संख्या, क्योंकि ये लगभग अपना ये जो वीडियो है वो साइंस विद्यार्थियों के लिए, अपना चैनल साइंस विद्यार्थियों के लिए, तो पदों की संख्या साइंस में मेरे हिसाब से 800 के राउंड पोस्ट आएगी। लगभग 700 से लेके 800 पोस्ट आएगी। 700 से लेके 800 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलेगी लैब असिस्टेंट पे। इसके अलावा एग्जाम डेट भी आपको अपना जो RSSMB का कैलेंडर है उसमें आपको पता चल गई होगी कि एग्जाम डेट इसकी 2 से 3 नवंबर है। 2 से 3 नवंबर 2025 है इसका। इसके अलावा एक मजे की बात है, इसमें सीईटी नहीं चाहिए, इसमें नो सीईटी, इसमें सीईटी नहीं है। बिना सीईटी वाले भी लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद लैब असिस्टेंट जो पिछली विज्ञप्ति थी 2022 वाली, वो लेटेस्ट पैटर्न को इस बार आरपीएससी ये RSSMB बोर्ड फॉलो करेगा। तो जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। जो 2022 का लेटेस्ट पैटर्न था, जो पिछला पेपर हुआ था, उस पैटर्न में क्या था? उस पैटर्न में अपने साइंस के लिए 2 पेपर लगते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में भी 100 क्वेश्चन आते हैं और पेपर सेकंड में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। ये भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। कुल मिला के 400 मार्क्स का पेपर होता है। 400 नंबर का पेपर होता है। इन 400 नंबर के पेपर में आपको एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर, एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। कितनी होती है भाई? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके साथ में ही नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ में इसमें 40% प्रत्येक पेपर में 40% नंबर लेके आना अनिवार्य है। ये भी एक अच्छी कंडीशन है कि प्रत्येक पेपर में आपके 40% आएंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी। अदरवाइज आप पहले, यदि आपने ऐसा कुछ हुआ कि पेपर सेकंड में आपको बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन पेपर फर्स्ट में आपका 35% ही आ रहे हैं, तो आपको, यदि आपका हो सकता है फाइनल नंबर जो कट ऑफ जाए उसके बराबर नंबर आए आपका, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक पेपर में आपके 40% नंबर लेके आना अनिवार्य है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसलिए पेपर फर्स्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर सेकंड है। कई बार हम क्या है, पेपर सेकंड जो कि साइंस का होता है, सब्जेक्ट का होता है, उस पर अपन ज्यादा विशेष फोकस करते हैं, जबकि पेपर फर्स्ट को अपन हल्के में ले लेते हैं। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड समान रूप से वेटेज देना आपको। तो ये जो पेपर सेकंड है ये अपने सब्जेक्ट का होता है और ये जो पेपर फर्स्ट है ये जीके का होगा।
इसके अलावा थोड़ी सी इसकी सैलरी के बारे में बात करें। सैलरी सबको, जो जो विद्यार्थी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, सिलेक्शन लेने की ऐसा उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सबकी इच्छा होती है कि सिर्फ सैलरी क्या रहेगी इसकी। तो देखो सैलरी इसका पैटर्न रहेगा, ये L8 की राजस्थान सरकार में अलग अलग लेवल की जॉब होती है। ये इसकी जो लेवल है वो L8 लेवल है, L8 लेवल बोल दो, या इसकी ग्रेड पे बोलते हैं। ग्रेड पे इसका 2800 होता है, इसका ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे की नौकरी। 2800 ग्रेड पे का मूल जो वेतन होता है, मूल वेतन वो 26,300 होता है। मूल वेतन कितना होता है? 26,300 होता है। इस 26,300 के बाद में इस पे डीए भी लगेगा, इस पे एचआरए भी लगेगा, और जब तक आप ज्वाइन करोगे 2 साल का प्रोबेशन भी रहेगा। प्रोबेशन होने के बाद, प्रोबेशन में लगभग आपका 18-20 हजार रुपए सैलरी आएगी, 18,000 रुपए के आसपास सैलरी आएगी। प्रोबेशन होने के बाद में, ये मैं जो बता रहा हूं ये प्रोबेशन के बाद की सैलरी है। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे हिसाब से यदि आपका सिलेक्शन 1 साल बाद में आप ज्वाइन करते हो, 2 साल उसके प्रोबेशन के हो गए, यानी 3 साल बाद में आपका जो काट पीट के जो नेट वेतन बोलते हैं, जिसको एक होता है ग्रोस वेतन, उसके बारे में अलग से चर्चा करूंगा, एक होता है मूल वेतन। तो लगभग आपका यूं मान के चलो जो आपकी इन हैंड सैलरी है आपके जो जेब में आएगी वो आएगी 42,000 के आसपास। तो एक अच्छी सैलरी है, जबकि हो सकता है 2 साल आपका प्रोबेशन में कम हो, 2 साल वो मायने नहीं रखेगा, लेकिन लास्ट में आपकी सैलरी आएगी वो आएगी 42,000 रुपए। तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दो, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बीच की कंडीशन में रहते हैं, न वो अपना 100% लेब असिस्टेंट में दे पाते हैं, न कोई और वैकेंसी में दे पा रहे। हो सकता है आप में से कई साथी वीडियो की, पटवारी की, रीट की या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मजेदार स्थिति में रहते हैं। कई हो सकता है रीट में अभी लेब असिस्टेंट की करेंगे, फिर 2 महीने बाद में रीट की करेंगे। इस मजेदार स्थिति से बढ़िया आप अपना विजन क्लियर रखो कि मुझे लेब असिस्टेंट की तैयारी करनी है, कोई चाहे सिलेक्शन हो या नहीं हो बाद की बातें हैं, मुझे मेरा 100% देना है। यदि आप ऐसे करके तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आगे हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट में। देखो जो पेपर फर्स्ट है उसका एक बार थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में देखो राजस्थान भूगोल, राजस्थान भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, इसके अलावा करंट अफेयर, इसके अलावा करंट अफेयर। ये अपना मेन जो यहां से 80 क्वेश्चन आएंगे। लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? यहां से 80 क्वेश्चन आएंगे। एक ये पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा अपना दिया हुआ है विश्व एवं भारत का भूगोल, विश्व एवं भारत का भूगोल, और शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान। देखो यहां से 70 से आप 75 से 80 लिखो, एग्जैक्ट अपना नहीं कह सकते, लेकिन पिछले जो आंकलन है, पिछला जो पेपर है उसके आंकलन के हिसाब से 75 से 80 क्वेश्चन, और यहाँ पे लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपका इस पोर्शन से आएगा, और लगभग 80 वाला जो मेजर पोर्शन है वो राजस्थान का है। राजस्थान का भूगोल पढ़ना है आपको, आपको राजस्थान का क्या क्या पढ़ना है? राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है, इतिहास पढ़ना है, और राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है। ये आपका सबसे बड़ा वेटेज है। ये लगभग आपका 75 से 80 क्वेश्चन का वेटेज है, सबसे बड़ा वेटेज है। तो ये वाला आपको सबसे ज्यादा जिसपे फोकस करना, आपको कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास पे करना है राजस्थान के। देखो इसको भी आपको बहुत अच्छा, जो पेपर फर्स्ट है, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहोगे तो पेपर फर्स्ट को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। पेपर फर्स्ट में आपके मैक्सिमम नंबर आने चाहिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट अपना राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान का मेरे अकॉर्डिंग यदि आप एक बार भी ढंग से पढ़ लिया तो राजस्थान के क्वेश्चन लग जाएंगे। और लेब असिस्टेंट का इतना लेवल भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप में पूछे, तो आपको बिल्कुल सरफेस को टच करते हुए एक बार के लिए आप राजस्थान जीके मेरे हिसाब से जून तक आपको कंप्लीट करना चाहिए। जून या जुलाई मान लो आप मैक्सिमम, तो जून या जुलाई तक आपको ये कंप्लीट होना चाहिए आपका। जैसे आपका जुलाई तक ये कंप्लीट होगा, उसके बाद में क्या होता है, जीके आपका बार बार रिवीजन मांगता है। आप डेली बेसिस पे आप रूटीन ऐसा सेट करो कि आप प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन कर सको। 1 महीने में आपको पूरा जीके का रिवीजन करना है। जब आपका जुलाई में
आपका हो जाए, अगस्त में आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर आपके पास 2 महीने बचेंगे, सितंबर और अक्टूबर। इन 2 महीनों में आपको राजस्थान के एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यू है, दिशा की इनकी बुक आती है पीवाईक्यू, एक अशोक सर की भी बुक आती है, जो पीवाईक्यू है उनको मैक्सिमम आपको लगाना है। इतना आपने यदि कर लिया, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपके सेट बैठ जाएंगे। सबसे पहले आप जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो राजस्थान का, उसके बाद में उसका रिवीजन करो 1 महीने में। रिवीजन आपको 1 महीने से ज्यादा नहीं खींचना, 1 मंथ में आपको पूरा रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद में 2 महीने सितंबर और अक्टूबर आप इसके मैक्सिमम पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, आप यदि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे, वेल एंड गुड है, लास्ट के 2 महीने आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और पीवाईक्यू भी लगा सकते हो। तो अंतिम 2 महीने में क्या करोगे आप, अंतिम 2 महीने में टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो और पीवाईक्यू भी। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू दोनों आपको अंतिम 2 महीने में शानदार तरीके से करने हैं। यदि आपका पेपर फर्स्ट अच्छा हो गया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यूं मान के चलो आप 50 से सीधा 70% हो जाएंगे। अब बात करेंगे पेपर सेकंड की। ये शैक्षणिक मनोविज्ञान टॉपिक दिया हुआ है, ये भी आपको बहुत छोटा टॉपिक है, इसको आप ढंग से पढ़ोगे तो ये आपका टॉपिक जुलाई तक बढ़िया तरीके से आपके टिप्स पे होगा। देखो मई जून और जुलाई यदि आपने आराम से इस पे आधा पौने घंटा भी काम किया, पर डे आपने आधा पौने घंटा इसको दे दिया, तो जुलाई तक आते आते आपका मैक्सिमम पोर्शन ये तैयार हो जाएगा। और साथ में तैयार होने के साथ साथ में आपको याद भी हो जाएगा, यानी कंठस्थ हो जाएगा। तो इसको जुलाई तक क्या करना है, आपको कंठस्थ करना है। इसको जुलाई तक इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, यू मान के चलो 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसको आपको कंठस्थ करना है शैक्षणिक मनोविज्ञान को। अब बात करेंगे पेपर सेकंड। अब बात करेंगे पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के बारे में देखो, पेपर सेकंड में 3 सब्जेक्ट अपने, फिजिक्स, फिर दिया हुआ केमिस्ट्री, फिर अपने दिया हुआ बायोलॉजी, और फिर दी हुई है एक अपने 10th लेवल की विज्ञान। 10th लेवल की विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 10th लेवल की विज्ञान। देखो भाई, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 30 क्वेश्चन, इसके भी 30 क्वेश्चन, और लगभग 10 क्वेश्चन आपका 10th वाली विज्ञान से। ये पोर्शन अपना पेपर सेकंड का है। और ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ये 12th लेवल तक की आएगी, यानी 12वीं तक की, 12वीं तक का इसका स्तर रहेगा। जो 11वीं 12वीं की जो अपना बुक है, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेंगे। एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं पड़ता। सबसे पहली बात आपको इसकी जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, देखो इसको जो फिजिक्स पीसीएम, पीसीबी, इसकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के साथ साथ में आपको थ्योरी पर विशेष फोकस करना है, थ्योरी पर विशेष फोकस करना है। आपको बहुत ज्यादा ऐसे डीप में टफ क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ आपको थ्योरी अच्छी आनी चाहिए। आपको थ्योरी, आपको जैसे एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन आपके समझ में आनी चाहिए, तो यानी थ्योरी पे आपको विशेष फोकस करना है। थ्योरी आपकी याद हो, एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक तो पीवाईक्यू लगा लो। इसके साथ में एमटीजी बुक आती है, एक एमटीजी बुक आती है, एमटीजी बुक को भी आप प्रिफेयर कर सकते हो। इसके साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी यूज कर सकते हो। देखो भाई, इसके अलावा आपको इनसे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी को पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, यानी समझते हुए पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करोगे, थ्योरी की प्रत्येक लाइन आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इनमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका तभी सही होगा जब आपको थ्योरी में, आपका थ्योरी में इंटरेस्ट हो और थ्योरी आपके टिप्स पे हो, और थ्योरी में आपको क्या बोलना चाह रहे हैं उसके बारे में गहन नॉलेज हो। थ्योरी रट्टा मारना एक अलग चीज है, थ्योरी को समझना एक अलग चीज है। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, थ्योरी को आपको रट्टा नहीं मारना। एक तो आप यहाँ पे ये लिख लो, थ्योरी को रट्टा नहीं मारना, थ्योरी को रट्टा नहीं मारना, ठीक है, थ्योरी की रट्टा नहीं मारना। अच्छा, उस दूसरी बात, थ्योरी के प्रत्येक अपने जो भी इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, लैब असिस्टेंट के क्वेश्चन बनेंगे, मैं आगे लिखता हूं, लैब असिस्टेंट में टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक बात ये आप देख लेना, लैब असिस्टेंट में हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते भी, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें क्या आएंगे, इसमें सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कब आपके क्लियर होंगे, जब आपके एनसीईआरटी याद होगी, याद होगी। एनसीईआरटी से लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी, एनसीईआरटी की लाइन से इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इजी तभी लगेंगे आपको जब आपकी थ्योरी क्लियर। यदि आपने थ्योरी रट्टा मारोगे तो आप फंस जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे विशेष फोकस करना है, एनसीईआरटी को समझना है। उसके बाद बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस आपको ऐसा नहीं आप अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस के लिए विशेष मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए आप दो ही बुक को आप फॉलो कर सकते हो, एक एमटीजी एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इन दो क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लिमिटेड करनी है आपको। ऐसे नहीं है कि आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हो, उससे आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला, उससे नुकसान नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको लिमिटेड प्रैक्टिस कहां से करोगे आप, एक तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करोगे, एक एनसीईआरटी के सॉरी एमटीजी बुक करोगे। फिर भी आपको ऐसा लगा तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की जो प्रत्येक क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ हो, एनसीईआरटी बीच में दिया हुआ हो, वो कर सकते हो, और पीवाईक्यू कर सकते हो। इतना मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, इतना मोर देन सफिशियंट है। अब अपन जो केमिस्ट्री कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आपको सभी को पता भी होगा, ये जो 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन 30 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं। देखो भी केमिस्ट्री अब जो कोर्स है, अब मैं थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री कोर्स के बारे में बताता हूं कि केमिस्ट्री कोर्स में से क्या खास है। देखो केमिस्ट्री कोर्स हम ऐसे डिजाइन कर रहे हैं। देखो अपने पास 10 यूनिट है टोटल। केमिस्ट्री में कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। मैं एक बार हल्का से इनका सिलेबस लिख देता हूं आपको। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल वाली है, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर दूसरी अपनी जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक है। फिर तीसरी केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। चौथी अपनी आयनिक इक्विलिब्रियम है। पांचवी अपनी गैसियस स्टेट है। छठी अपनी लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। सातवीं अपनी सॉलिड स्टेट है। आठवीं जो यूनिट है वो सॉल्यूशन है। नौवीं जो यूनिट है वो जीओसी एंड नोमेनकल्चर है। और जो 10वीं यूनिट है वो हाइड्रोकार्बन। ये आपको 10 यूनिट पढ़नी है। देखो भाई इन यूनिट में आप क्या करोगे, ऐसा क्या करें कि अपनी ये 10 की 10 यूनिट याद भी हो और साथ में सारे क्वेश्चन सही भी हो। तो आपको सबसे पहले ये सारी की सारी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, सारी की सारी एनसीईआरटी से पढ़नी है। इसके अलावा इनकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, थ्योरी बहुत ही अच्छे से पढ़नी है आपको। इसके साथ में देखो मैं क्या करवाऊंगा आपको, मैं ये बात आपको बोलना चाह रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक है। इनको मैं पहले आपको थ्योरी कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा। इसके बाद में इनकी डीपीपी देंगे, वो आपको सोल्व कराएंगे, साथ में पीवाईक्यू। ये तो आपका रहेगा ही, ये तो अपने कोर्स में रहेगा। कोर्स जैसे आपका कंप्लीट होगा उसके बाद में क्या करेंगे, इनकी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराएंगे, लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करवाएंगे। देखो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। थ्योरी तो करवाएंगे करवाएंगे, इसके साथ में डीपीपी भी कराएंगे, पीवाईक्यू भी कराएंगे, इसके साथ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करवाएंगे। यानी आपका जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपने नोट्स बना लिए, उनके नोट्स तो आपको याद करनी करनी है। लास्ट टाइम पे क्या होगा, जैसे ये अपने एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको एनसीईआरटी लेके आऊंगा और एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे अपन लाइन टू लाइन उसको कवर करेंगे। ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्या होगी भाई, रामबाण साबित होगी, क्योंकि ऐसा आपको कहीं नहीं करवाएंगे। उसके साथ में एनसीईआरटी की एग्जाम्पल भी ले लेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक आपको पता भी है मेरे यूट्यूब पे खूब सारे लेक्चर पड़े, आप उनको देख भी सकते हो। बेहतरीन तरीके से सिंपल भाषा में आपको केमिस्ट्री करवाएंगे, सिंपल भाषा में आपको केमिस्ट्री करवाएंगे। इस केमिस्ट्री कोर्स को हम लॉन्च कब कर रहे हैं, तो ये कोर्स लॉन्च हो रहा है अपना 1 मई को, 1 मई को लॉन्च हो रहा है। देखो भाई 1 मई को कोर्स लॉन्च हो रहा है। 50+ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इसको तुरंत हम लॉन्च कर देंगे। 1 मई से हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। 1 मई से आप 97835555
311 पर क्या करोगे, 100 रुपये आपका फोन पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपने ईमेल, या ईमेल नहीं हो तो आप अपना फोन नंबर फोन नंबर आप मेरे पास शेयर कर सकते हो। इसके साथ में आप अपना एड्रेस बता सकते हो। ये आपको करना है। यूं मान के चलो यदि आप 5 दिन में कर दिए तो हम 5 मई से आपका क्या करेंगे, कोर्स लॉन्च कर देंगे। 1 मई, मैं तो बोलो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको लिख लो, आज से ही कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 50 प्लस जैसे रजिस्ट्रेशन होंगे आपको क्या करना है, आपको फोन पे करना है। उसके बाद में आपका नाम, उसका स्क्रीनशॉट, अमाउंट का स्क्रीनशॉट, और साथ में एड्रेस मेरे को फोन पे अपने व्हाट्सएप करना है। ठीक है, ये अपना होने के बाद में आपको कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जल्दी कोर्स लॉन्च हो जाएगा। इस कोर्स की खास बात यही रहेगी, आपको एक तो एनसीईआरटी, एक एग्जाम ओरिएंटेड, आपको जो जो अपने सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा वास्ट करवाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि आपको कोर्स करवाएंगे तो आपकी नई तो चीजें समझ में आएगी और नई चीजें आपके इतनी याद रह पाएगी। जो अपने सिलेबस में है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करवाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री को इतना बेहतर कर देंगे कि आपको, आप खुद ही बोलोगे सर क्या पढ़ाया है, आनंद आ गया, मजा आ गया सर। ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के देखो यहां से लेके और यहां तक फिजिकल केमिस्ट्री है। ये कौन सी केमिस्ट्री है सर, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। और इस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं क्या करूंगा, आपको लेक्चर के साथ साथ, लेक्चर कंप्लीट होगा बिल्कुल, लेक्चर के बाद में आपको 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा डीपीपी के, उनका वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा। पहले आपको दूंगा मैं, फिर आप उसको खुद करोगे, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन करूंगा। यानी ये आपका यूं मान के चलो 3 और 3 6 चैप्टर, ये है 6 चैप्टर का मतलब हो गया 6 × 5, लगभग एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 × 3 यानी 18 क्वेश्चन। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर ये आपका आगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपको थ्योरी के करवाएंगे, थ्योरी के बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। आप निश्चित रहना एक भी क्वेश्चन अपने थ्योरी सेशन से बाहर नहीं जाएगा। फिर ये बच गया अपना ऑर्गेनिक, इसमें भी सेम वही काम करेंगे, आपको पढ़ाने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाएगा। एकदम बिंदास होकर आप मेरे से जुड़े, गारंटी दे रहा हूं। यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो आप YouTube पे हमारे लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर की क्वालिटी देख सकते हो। उसके बाद में आप खुद ही बोलोगे सर क्या लेक्चर डिजाइन करते हो। ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री जो हमारे बोझ बना हुआ था वो अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल इजी लगने लगी, जीके से भी इजी लगने लगी। ऐसे आपको केमिस्ट्री करवाऊंगा। ठीक है, ये हो गया अपने केमिस्ट्री कोर्स की बात। इसके अलावा बायोलॉजी, बायोलॉजी आप एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। ये अपना पेपर सेकंड की रणनीति है। अब देखो, जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है, तैयारी 2 प्रकार के बच्चे कर रहे हैं अभी मार्केट में, 2 प्रकार के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एक तो देखो जो सिर्फ लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, और एक ऐसा है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मायने नहीं रखता आप कौन सी तैयारी कर रहे हो, मायने ये रखता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। यदि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। यदि आपने लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आप फ्रेशर हो बिल्कुल, आपने अभी पेपर दिए, जैसे अभी एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम देने के बाद में आप 100% यदि आप दे सकते हो, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने यदि सिलेक्शन चाहिए आपको, तो पेपर फर्स्ट को आपको मिनिमम 3 घंटे देने हैं। कितने घंटे, मिनिमम 3 घंटे हर दिन देने हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने 3 घंटे जीके पढ़ लिया फिर आप भूल गए, आपको हर दिन 3 घंटे देना है। इसके अलावा पेपर सेकंड को आपको 6 घंटे देने। 6 घंटे कैसे सर, 2 घंटे में आप फिजिक्स को दोगे, 2 घंटे आप केमिस्ट्री को दोगे, और 2 घंटे आप बायोलॉजी को दोगे, 2 घंटे आप बायोलॉजी को दोगे। इसके अलावा एक यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे एक नोट लगा लो, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है। यदि सिलेक्शन चाहिए, यदि सिलेक्शन चाहिए तो कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, हाँ हो सकता है फिजिक्स आपके कम समझ में आ रही हो, फिजिक्स हो सकता है कम समझ में आ रही हो, कम समझ में आ रही हो, में आ रही हो, आ रही है, तो आप क्या करोगे, जो फिजिक्स का टॉपिक है, जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, उसको आप स्किप कर सकते हो। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है
आ रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। एक दो टॉपिक ऐसे नहीं सारे आपको, एक दो टॉपिक आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। यदि आपने एक दो टॉपिक स्किप कर लिया तो आपको फिर उसका वेटेज हम आपको लेना पड़ेगा, उसका आपको वेटेज केमिस्ट्री में उठाना पड़ेगा और बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा प्लस जीके को, यानी ये तीनों आपके फिर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए भी। यदि आपको फिजिक्स डावाडोल लग रही है आपको, तो आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में यदि आप मेरे से जुड़ गए तो 30 क्वेश्चन आप पक्के कर लोगे। कितने क्वेश्चन, 30 के 30 क्वेश्चन आप पक्के कर लो, गारंटी है ये मेरी। यदि एक भी क्वेश्चन बाहर गया और एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आया हो, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, आप मेरे को बोल देना कि सर आप उस दिन क्या बोल रहे थे। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आईआईटी से पास आउट, नेट जेआरएफ, इतना अनुभव है मेरे पास कि केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 30 के 30 क्वेश्चन ये आप मेरे पे छोड़ दो। इसके अलावा बायोलॉजी को आपको ढंग से कर पढ़ना है और जीके को ढंग से पढ़ना है। यदि आपने इनमें फुल स्कोर लेके आने की आपकी हिम्मत है, या फिर हो सकता है कि 80-90% आप लेके आ सकते हो, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। चाहे आपको आपको कोई उनसे फर्क नहीं पड़ता है, कोई सेकंड ग्रेड का आके इसमें तैयारी कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड वाला बैठ रहा है या रीट वाला बैठ रहा है, आपको कोई उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये आप में यदि काबिलियत है कि मैं सर केमिस्ट्री के जो सर बोल रहे हैं वो सारी चीजें मैं मैटर कर सकता हूं, तो आपके 30 क्वेश्चन ये पक्के हो गए। ऐसे ही आपको बायोलॉजी में करने हैं पक्के 30 क्वेश्चन, ऐसे ही आपको जीके में 70 क्वेश्चन पक्के करने हैं। इतना यदि आपने मैटर पढ़ लिया डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना है, 6 घंटे आपको पेपर सेकंड पढ़ना है और पेपर फर्स्ट आपको 3 घंटे पढ़ना है, टोटल आपको 9 घंटे पढ़ना है। ये तो मिनिमम है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पढ़ो तो ये गुड है और भी अच्छी बात है। यदि आप इनसे अच्छा पढ़ रहे हो, 9 घंटे से भी ज्यादा पढ़ रहे हो, इसके लिए आपके जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ोगे वैसे वैसे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। देखो महीने बच्चे हैं 6, मोटे मोटे अपने देखते हैं तो 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप 9 से 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हो या 9 से 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो उससे 6 महीने आप अपने आप को दे दीजिए, आप पढ़ाई को दे दीजिए, सारी चीजों को भूल जाइए, गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद में आपसे रिश्तेदारी निभाओ, चाहे शादी ब्याह में जाओ, चाहे कुछ ही करो आप, लेकिन ये 6 महीने आपको अंडरग्राउंड होना है, दुनिया से आइसोलेट होकर रहना है। जब आप दुनिया से आइसोलेट हो जाओगे 6 महीने, तो आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। ये अपनी जो रणनीति है। अब जो पेपर जो आरपीएस से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज है, उनको ये एडवांटेज है कि उनका सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं है, उनको एडवांटेज है, लेकिन उनका बेसिक नहीं है। हो सकता है उन्होंने बड़े बड़े लेवल पे पढ़ लिया हो। यदि आपको लैब असिस्टेंट बनना है तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको लैब असिस्टेंट बनना है तो आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक बोले तो एनसीईआरटी प्रत्येक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। बेसिक केमिस्ट्री हो, चाहे बेसिक फिजिक्स हो, बेसिक बायोलॉजी हो, वो आपको आनी चाहिए। लैब असिस्टेंट का मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपको हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ आपको बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आओ कि बिल्कुल बेसिक हो, नहीं नहीं, बिल्कुल बेसिक नहीं। बेसिक का मींस कि आपका थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन गलत नहीं है। उसके बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है उनका एडवांटेज है, उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे ही आपका पेपर लगेगा उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज के थ्रू आप देख सकते हो, खुद का आकलन कर सकते हो कि मेरे में कौन सी कमी है। जैसे आपकी कमी है, जो भी टॉपिक में आपकी कमी लग रही है उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। ये आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये थोड़े से आगे है, फ्रेशर से ये थोड़े आगे है। लेकिन यदि फ्रेशर, मैंने आपको बोल दिया, जो फ्रेशर है उन्होंने ये रणनीति अपना दी, गारंटेड उसका सिलेक्शन होगा। चाहे फ्रेशर हो, चाहे मैं तो ये बोल रहा हूं कि जिसने 12th अभी की हो वो भी एग्जाम में बैठ रहा है, उसी का भी सिलेक्शन होगा। लेकिन उसको डेडिकेट होके आपको 6 महीने देने हैं। डेडिकेट का ये मतलब है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, आपको फालतू बहकावे में नहीं आना है। सिर्फ आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, सुबह उठने के बाद आपको लैब असिस्टेंट दिखना चाहिए। 6 महीने यदि आपको ऐसा दिख गया, गारंटेड आपको सिलेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें सारी रणनीति मैंने आपको बता दी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो में सारा आपको लैब असिस्टेंट में जितनी भी विज्ञप्ति से लेकर पदों की संख्या, एग्जाम डेट, सीईटी, इसके अलावा जो अपने सैलरी वगैरह, पेपर का पैटर्न क्या क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट को कैसे कवर करें, पेपर सेकंड को कैसे कवर करें, पेपर फर्स्ट को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको एक बार थ्योरी करने के बाद में रिवीजन पे ध्यान देते हुए आपको 2 महीने सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हुए, पीवाईक्यू ज्यादा लगाने। इसमें पीवाईक्यू खूब आते हैं, तो राजस्थान के हर एग्जाम में जीके आएगा, तो हर एग्जाम में आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। पीवाईक्यू आपको मैक्सिमम लगाने। इसके लिए पेपर फर्स्ट का एक ही रामबाण, यहाँ पे आप लिखो पेपर फर्स्ट का एक ही रामबाण, पेपर फर्स्ट का एक ही रामबाण है भाई।
का एक ही रामबाण कौन सा है सर? PYQ। राजस्थान के PYQ लगाओ भाई, राजस्थान के जितने भी PYQ है उनको लगा लो। आपका रामबाण ये इतना होगा कि जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 75 क्वेश्चन आपका PYQ से मिल जाएंगे। तो इस पेपर फर्स्ट को आप ऐसे तैयार कर सकते हो। पेपर सेकंड की मैं स्ट्रेटेजी बता ही सकता हूँ, बताई दी आपको। इसके अलावा केमिस्ट्री कोर्स आप डेफिनेटली आपको ज्वाइन करो। 1000 रुपए का हम कोर्स रखेंगे। क्या रखेंगे? कोर्स रखेंगे। फीस कितनी रहेगी? तो सर फीस रहेगी इसकी 1000 रुपए। 1000 रुपए प्रथम प्रथम 50 विद्यार्थी, प्रथम 50 स्टूडेंट के लिए हम फीस रखेंगे मात्र 800 रुपए। प्रथम 50 स्टूडेंट के लिए फीस रखेंगे मात्र 800 रुपए, और वैसे फीस रहेगी इसकी 1000 रुपए। इसलिए जो भी साथी वास्तव में डेडिकेट होकर तैयारी करना चाह रहे हैं, सीरियस होकर तैयारी करना चाह रहे हैं, लैब असिस्टेंट उनका सपना है, छोटी उम्र में उनको सरकारी नौकरी लागने का सपना है, ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को मैं 20 साल की उम्र में भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। लैब असिस्टेंट आपके लिए बनी हुई है। और आप चाहते हो कि कम समय में इफेक्टिव तैयारी हो, कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ में तैयारी हो, बेहतरीन टीचर के साथ में तैयारी हो, आईआईटीएन के साथ में हम पढ़े, आईआईटीएन से आप जुड़ो, डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसी केमिस्ट्री शायद ही कोई करवाए। तो ऐसे यदि आपको केमिस्ट्री पे पकड़ हो गई, 30 के 30 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो डेफिनेटली आपका यूं मान के चलो भी आप 80% सिलेक्शन की रेस में आ चुके। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपके बीच में साझा की है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।